हम सब ने लगान मूवी देखी है और उस लगान मूवी में जो गांव वाले रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें भारी भरकम की लगान देना पड़ता है। और जो अंग्रेज़ों लोग लगान लेते हैं उन्हें ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि फसल हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है लगान। तो यदि हम लोग उस टाइम से लेकर इस टाइम के साथ तुलना करेंगे तो एक ही चीज़ बदला है, जो कि है कि लगान लेने वालों के लोगों की स्किन और लगान। और बाकी जो सिचुएशन थी वो उस टाइम पे जैसे ही थी वो अभी भी ऐसे ही है। टाइम पे हमको एक ही लगान देना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे हमें बहुत सारे टैक्सेस देना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इसके साथ साथ सबसे खास पॉपकॉर्न टैक्स। और सिर्फ टैक्स के बारे में ही बात नहीं, बल्कि हमारे देश में जो महंगाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। टमाटर से लेकर प्याज तक, प्याज से लेकर गोभी तक और गोभी से लेकर दूध तक, हर वो चीज़ जो कि आम जिंदगी में यूज होता है उसकी प्राइस बढ़ रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जो फ्रूट इन्फ्लेशन है वो लगभग 11% तक बढ़ चुकी है। और इतना तेज़ी से तो सैलरी भी नहीं बढ़ती है। और जितना तेज़ी से ये महंगाई बढ़ रही है, एक मिडिल क्लास के जो सैलरी आदमी है उसकी आधी भी नहीं है। और एक जो मिडिल क्लास आदमी है उसके पास जो पैसा आता है वो कब आता है कब चले जाता है उसे पता भी नहीं होता है, क्योंकि उसके जो सारे पैसा है वो टैक्स देने में चला जाता है। इसके बाद हमें मिलता ही क्या है, ना ही अच्छे सड़क, ना ही अच्छे पानी और ना ही अच्छे हवा। और महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रही है कि एक जो मिडिल क्लास आदमी है जो आम जिंदगी में यूज होने वाली जो चीज़ें हैं उसे सही से खरीद भी नहीं पा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो भी महंगाई के हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉपकॉर्न टैक्स से लेकर इनकम टैक्स तक बात करेंगे और इसके अलावा हमारे देश में जो महंगाई हो रही है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की जो टैक्स सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो ज़रा देखिए कि फ्रांस में कितने परसेंटेज लोग हैं जो लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो एक बार सोचिए कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो लोग इनकम टैक्स देते होंगे। वो है टोटल 2.2%। और जो आप ये देख रहे हैं कि 2.2% लोग जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी लोग हैं वो लोग मिडिल क्लास है। यानी कि ये जो 2.2% लोग हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा भार है। अब आप ये बोलोगे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं, तो वो लोग इनकम टैक्स क्यों पे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो लोग फार्मिंग करते हैं और हमारे देश की गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से जो फार्मिंग में टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए हमारे देश में जो मेजोरिटी लोग हैं वो लोग टैक्स पे ही नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से भी जो बहुत बड़े जो रिच फार्मर्स होते हैं या फिर जो फार्मिंग कंपनीज होते हैं वो लोग बहुत बड़ी फ़ायदा उठाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। तो हमारे देश में जो यूएई और सिंगापुर है उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, जो कि लगभग 25% से लेकर 30% के बीच में होता है। और यदि कंपनी फॉरेन की है तो लगभग 40% टैक्स देना पड़ता है। यानी कि यदि कोई फॉरेन कंपनी 100 रुपये की प्रॉफिट करता है तो उसमें से लगभग 40 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसीलिए हमारे देश में फॉरेन कंपनीज रहते हैं वो लोग अपने प्लांट को खोलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं शेयर मार्केट की इनकम टैक्स के बारे में। तो हमारे देश में जो लोग शेयर मार्केट में हैं वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यदि हम लोग ये मानेंगे कि हमारे देश को जो नंबर 1 इकोनॉमी वाला देश बनाना है तो हमारे देश में ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपके लॉस हो जाते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट है कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि आपकी लॉस है तो वह आपका है। यदि आपकी प्रॉफिट होता है शेयर मार्केट में तो इसमें से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर यदि आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में प्रॉफिट हो रही है तो लगभग आपको 12.5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यदि वहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपकी प्रॉफिट हो रही है तो लगभग आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आप लोग एक कार खरीदने जाते हो तो उसमें 28% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और उसके अलावा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ग्रीन टैक्स, लग्जरी टैक्स, मोटर इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी। और उस गाड़ी में अगर कहीं आप जा रहे हो तो पेट्रोल डीजल तो यूज़ करोगे ही, तो उसके ऊपर वैट। और इसके अलावा उस गाड़ी को यदि आप लोग हाईवे में चला रहे हो तो आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि फिलहाल ही रिसेंटली 5% तक बढ़ भी गई है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हर आदमी के पास होना चाहिए, इसमें भी 18% जीएसटी लगा दी गई है। इसकी वजह से क्या है कि आम आदमी इस चीज़ को कैसे अफोर्ड करेगा। और इसके अलावा यदि आप कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो तो उस केस में भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा।
और इसके अलावा ऐसे कई सारी चीज़ें भी है जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो लेकिन उसके ऊपर आप टैक्स भी दे रहे हो, आपको पता भी नहीं है। तो रिसेंटली 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जिसके तहत बहुत सारे जीएसटी जो लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसमें से 3 चीज़ें ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी चर्चे में रहे। पहले तो ये है कि जो सेकेंड हैंड कार है उसकी सेल्स पर टैक्स, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो काफ़ी चर्चे में रही वो है पॉपकॉर्न टैक्स, और इसके अलावा नोटबुक पर टैक्स। तो गवर्नमेंट के मुताबिक यदि आप कोई कार को खरीदते हो और उसको यूज करने के बाद उसे सेल करते हो तो सेल करने में जो मार्जिन है उसमें आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। तो चलो इस चीज़ को बहुत आराम से समझते हैं। और ये जो जीएसटी 18% लगा गया है वो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर लगा गया है, वो भी कुछ केसेस में। जैसे कि मान लो आप 2015 में एक गाड़ी खरीदी 10 लाख में और आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो, और आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होने की वजह से इस गाड़ी के ऊपर आप डिप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो। और मान लो उस गाड़ी को आप 2022 में 5 लाख रुपये में बेच दिया, लेकिन जैसे कि आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो जो गाड़ी आप बेचे हैं उसकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 3 लाख रुपए की है, लेकिन आपने 5 लाख में बेचा है, यानी कि 2 लाख रुपया में ज़्यादा में बेचे हैं। तो ये जो 18% जीएसटी है उन 2 लाख के ऊपर लगेगा। और मान लो वही गाड़ी को यदि आप 2 लाख रुपये में बेचे हैं, यानी कि जो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से आप कम पैसे में बेचे हैं, उस केस में आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। एक केस ये है कि मान लो इस गाड़ी को आप 5 लाख रुपया में कार ट्रेडिंग कंपनी को बेच देते हो, लेकिन उस केस में आपको कोई भी मतलब कि जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन वही जो कार ट्रेडिंग कंपनी है उस गाड़ी को मरम्मत करके वो क्या करता है कि 6 लाख रुपया में और किसी को बेच देता है, तो जो 1 लाख रुपये में जो ज़्यादा बेचा है उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। और इसके अलावा यदि आप कोई डायरेक्ट इंसान को बेचते हो तो उस केस में कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो यदि हम लोग सिंपल भाषा में कहें कि यदि कोई आदमी एक जीएसटी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा एक कार ट्रेडिंग कंपनी है और उसने मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रेट में यदि कोई गाड़ी को बेचता है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहता है उसी प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। और इसके अलावा जो पॉपकॉर्न टैक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। तो इस केस में क्या है कि यदि कोई सॉल्ट एंड स्पाइसेस पॉपकॉर्न है और उसमें कोई भी ब्रांडेड नहीं है तो उसके ऊपर लगभग 5% की जीएसटी लगेगा। और यदि वही पॉपकॉर्न कोई ब्रांडेड पैकेट में आता है तो उसके ऊपर लगभग 12.5% जीएसटी लगेगा। और वही यदि ब्रांडेड पॉपकॉर्न कैरामेल फ्लेवर में आता है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। और इसके अलावा नोटबुक में भी टैक्स लगाया गया है, यानी कि आप किताब से तो पढ़ोगे लेकिन जब आप नोट बनाओगे तो आपको नोटबुक खरीदना पड़ेगा, तो उस चीज़ के ऊपर आपको 12% की जीएसटी देना पड़ेगा। और ये इसीलिए लगाया गया है कि क्योंकि आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में क्या होता है कि ऐसे जो नोटबुक्स होते हैं उसको पेपर बेस्ड स्टेशनरी कैटेगरी में डाला गया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जीएसटी लगाया गया है। और इतने सारे टैक्स देने के बाद यदि कोई आदमी थोड़ा सा सेविंग करता है और उसके बाद वो सोचता है कि कहीं से लॉटरी लग जाए और बाई चांस यदि उसकी लॉटरी भी लग जाती है तो उस केस में भी उसको 30% टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन इतने सारे टैक्स देने के बाद हमें इसके बदले में मिलता ही क्या है? तो गवर्नमेंट के मुताबिक इस साल ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.2% तक बढ़ चुकी है, जो कि आरबीआई की जो लिमिट है 4 से लेकर 6% के बीच में उस चीज़ को भी क्रॉस कर चुकी है। इन्फ्लेशन हर चीज़ में हो रही है, लेकिन ऐसी चीज़ों में हो रही है जो चीज़ हर आदमी यानी कि गरीब से लेकर अमीर तक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सब्जी, दाल, तेल और फ्रूट्स। इस चीज़ में भी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यदि हम लोग सब्जियों के बारे में बात करेंगे, पिछले 5 साल की तुलना में इस साल सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि लगभग 42.2% तक हो गई है। और इसके अलावा कुकिंग ऑयल जो कि एक एसेंशियल प्रोडक्ट है उसके ऊपर लगभग 13% भी रेट बढ़ गई है। एक कॉमन आदमी की जो जेब है उसके ऊपर ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि एक तो कमाई ज़्यादा नहीं हो रही है और इसके अलावा ये जो खर्चा है वो बढ़ते ही जा रही है। अब आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं तो आप और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर खर्चा ही नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अर्बन कंजम्पशन है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और नेस्ले ये सारे कंपनीज जो है अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो अक्टूबर नवंबर महीने में उनकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में जो लोग हैं वो महंगाई की वजह से जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी जो प्रोडक्ट है उसको खरीद नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर भी हो रहा है। ये सिर्फ खाने पीने चीज़ों के बारे में बात नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यही हाल है। मारुति सुजुकी, स्कोडा और ह्यूंडई ये सारे जो कंपनीज हैं वो अपनी गाड़ियों के ऊपर ऑफर दे रहे हैं, और ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकी जो गाड़ियां हैं लोग खरीद नहीं रहे हैं। और इसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकती है, एक तो है महंगाई, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लोगों की कमाई जो कि बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही है।